ವಾರಣಾಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 2014ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದೇ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ಈ ಬಾರಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಇದೇ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೋದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಸದರಾದ ನಂತರ ವಾರಣಾಸಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು, ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ, ಇಡೀ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ? ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಕಾಶಿ ಅರ್ಥಾತ್ ವಾರಣಾಸಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪುಣ್ಯಧಾಮ, ಗಂಗೆಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಪುರಾಣದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಶಿಗೂ ಪಿಎಂ ಮೋದಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ನಂಟು. 2014ರಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಇದೇ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದರು. ಇವರ ವಿಜಯದ ಪಯಣ 2019ರಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಮರದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶಿಪುರ ಇಂದು ಏನಾದರೂ ವೈಭೋಗದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಮೋ ಲೋಕಸಮರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಶಶಿಶೇಖರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಶಿಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. इलेक्शन का माहौल कैसा है, कैसा चल रहा है इलेक्शन? बहुत अच्छा माहौल है, शांतिपूर्वक इलेक्शन होता है यहाँ और बीजेपी के पक्ष में इलेक्शन होता है. मोदी आ रहे हैं नामांकन के लिए. हाँ, मोदी जी कल आ रहे हैं, उनका रोड शो है. बहुत समर्थन है पब्लिक का उनको. बहुत ज़्यादा सभी जाति धर्म के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं. उनके रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं. बहुत अच्छा. आपका वोट किसको? हमारा वोट तो बीजेपी को है. बीजेपी ने वाराणसी में बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, सो इसलिए हम लोग तो बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं. क्या काम किया बीजेपी ने पिछले 10 साल में? मोदी क्या काम किया वाराणसी के लिए? हाँ, मोदी जी ने पर्सनली बहुत अच्छा काम किया है. एक्चुअली अगर डेवलपमेंट की बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, वाराणसी स्टेशन को डेवलप कर दिया, छोटा छोटा बहुत सारा फ्लाईओवर को बना दिया, बाबतपुर एक्सप्रेसवे को बना दिया. बुनियादी समस्या 10 साल के पहले, मोदी के आने के पहले यहाँ बेसिक बात हुआ करती थी, सुबह 9 बज गया बिजली नहीं है. अभी मोदी जी के आने के बाद वो सब बात खत्म हो गई. अभी हम लोग मुद्दों पे बात करते हैं. बहुत सारा डेवलपमेंट किया, रिंग रोड के रुके काम को पूरा कंप्लीट कर दिया. बहुत कुछ किया मोदी जी ने यहाँ. गंगा सफाई कर दी. काशी की संस्कृति से जुड़ी हुई जो मुख्य चीज़ें थी, काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा जी, तो गंगा की सफाई कर दी पूरी तरह से. कॉरिडोर को डेवलप कर दिया. यहाँ पे रोज लाखों यात्री आ रहे हैं, लोगों को बहुत कारोबार मिल रहा है. आसपास हमारे सभी होटल, सभी लॉजिंग, फूडिंग पूरा टोटल फुल चल रहा है, जिससे हम लोगों को बहुत कारोबार बढ़ा है. यहाँ पे सब कुछ अच्छा है मोदी जी के आने से. कैसा चल रहा है इलेक्शन यहाँ वाराणसी में? बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अनुकूल है, बहुत शांतिपूर्वक है. और हमारे मोदी जी हमारे सांसद हैं बनारस से, तो आप किसको वोट करता है? अभी तो हम डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को वोट करते हैं. क्यों मोदी जी को वोट करता है? मोदी जी की नीतियाँ, मोदी जी का डेवलपमेंट, उनकी जो है जन लोकप्रियता, उसकी कोई तुलना नहीं है ना, उसकी कंपैरिजन में कोई नहीं है ना, इसलिए मोदी जी. क्या बदलाव हुई कि पिछले 10 साल में मोदी जी यहाँ आने के बाद? बनारस के अंदर बहुत बदलाव हुआ है. पिछले 10 वर्ष आप देखिए, इंटरनेशनल स्टेडियम, तो तमाम चीज़ें हैं मोदी जी के आने के बाद बनारस में. ये हिंदू मुस्लिम का विवाद है ना, ये मस्जिद मंदिर का विवाद, उसके बारे में आप क्या राय है? नहीं, अभी कोई विवाद नहीं है, क्योंकि कोर्ट में है ना. नहीं, वो तो कोर्ट में है, वो मुस्लिम कोर्ट में है, न्यायालय में है, लेकिन पब्लिक में कोई विवाद नहीं है. मामला सिर्फ न्यायालय में है. और मुस्लिम भी सपोर्ट करते हैं न्यायालय के आदेश को, हिंदू भी सपोर्ट करते हैं, तो कोई इसमें
ये कोई विवाद नहीं है जनता के बीच। वाराणसी का मुस्लिम लोग किसको वोट देता है? बीजेपी को वोट देता है और कांग्रेस और सपा मिला जुला है, बीजेपी को भी देते हैं। इलेक्शन हो रहे हैं वाराणसी में, आप किसको वोट देंगे? ये तो वोट तो हम लोग का अधिकार है, ये तो वोट बैंक वहाँ पर जाने भी पता चलता है, ये तो गुप्त कोष है। जिसको दिया जाएगा कर्मक, जो महान कर्म हो करने वाला होगा उसी को दिया जाएगा। जनता भी जाग गई है कि किसी को देने से कोई फायदा नहीं है, हमारा वोट कीमती है, उसको फायदा हो सके, जनता को, जनार्दन को, हमको सबका साथ सबका विकास हो। इसके लिए सबका साथ सबका विकास का घोषणा बीजेपी का घोषणा है। ये तो घोषणा तो ये तो कोई भी कर सकता है ना, ये एक आदमी से कहने नहीं होता। सबका साथ सबका विकास अच्छी बात है, कोई ने कह दिया भाई धर्म बढ़िया होता है, तो धर्म बढ़िया नहीं होता, धर्म ही बढ़िया तो है ही है, लेकिन धर्म कराने का भी धर्म सोच होनी चाहिए। यहाँ बीजेपी से नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस से अजय राय है, आप कौन से चुनेंगे? भाई जो काम हमारे अच्छा लगेगा, वोटिंग बूथ है, गुप्त है, वो तो हम अपना देंगे ही। अब ये क्लियर अभी कह नहीं सकता। इलेक्शन चल रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? हम लोग बीजेपी वाले हैं। क्यों बीजेपी को वोट करता है? बीजेपी यहाँ काम करती है, नरेंद्र मोदी यहाँ का कैंडिडेट है, सांसद है यहाँ के, तो हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं। उन्हीं को वोट देता है। और किसी को वोट दे के वोट खराब नहीं करना है ना। क्यों कांग्रेस को आप क्यों वोट नहीं देता है? नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी पे आई है तो यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं। क्या बदलाव हुई पिछले 10 साल में वाराणसी में? बहुत सा बदलाव हुआ, मंदिर में हुआ, मंदिर के बाहर हुआ, हम लोग के काम में हुआ, सब चीज़ में हुआ। हम लोग का रोजगार भी हो रहा है, टूरिस्ट प्लेस हो गया है यहाँ है, बदलाव तो हुए। मोदी सरकार का कई सारी योजनाएं है, आपको कोई योजना का लाभ मिली है? हाँ, लाभ तो है, अभी फिलहाल लिए नहीं है कोई योजना, मगर है, लाखों लोगों को लाभ मिल ही रहा है। और अगर हम भी चाहेंगे तो हमें भी लाभ मिलेगा। इलेक्शन हो रहे हैं, आप किसको वोट देते हैं? इलेक्शन हो रहा है तो अच्छी बात है ना, वोट दे देंगे। भाजपा को किसको देंगे हम? भाजपा के लिए। क्यों भाजपा? क्योंकि इतना बहुत कुछ किए हैं वो, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, इसीलिए। कांग्रेस का कैंडिडेट है अजय राय, उसके बारे में आपका राय क्या है? उसके विषय में क्या बोलना है, हमको जिसको सोचना है, जिसको देना है उसके लिए जानेंगे ना। आज मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, अभी आगे भी और कुछ करेंगे भी। भाई आपका नाम क्या है? गुड्डू पांडे। इलेक्शन आ रहे हैं, मोदी कल नामांकन के लिए काशी में आ रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? मोदी को। क्यों मोदी? मोदी ने जो यहाँ विकास कार्य किया है वो कोई नहीं किया, ठीक है, तो मोदी को देंगे। 2014 के पहले काशी कैसा था, अभी कैसी है? काशी 2014 के बाद बहुत बदल गई है, अब पहचान में नहीं आती काशी। इसके पहले कुछ नहीं था और किसी ने यहाँ कुछ नहीं किया जो मोदी ने किया, ठीक है, तो हमने मोदी को वोट देंगे। ಇವರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇವರು ಪಿಎಂ ಮೋದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಹಾಗಂತ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಈ ಮಾತುಗಳು. भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम अब्दुल जाहिर। इलेक्शन चल रहे हैं, आपका समर्थन किस पार्टी को लिए? समर्थन अभी फाइनल नहीं हुआ है कि किसको समर्थन जाएगा, काम पर देखा जाएगा, अभी तो वक्त है, 1 जून को अभी टाइम है। यहाँ का संसद नरेंद्र मोदी है, प्राइम मिनिस्टर है, आप कांग्रेस का कैंडिडेट है अजय राय है, दोनों में किसको चूज करते हैं आप? अजय राय तो ये लोकल है, हम लोग के साथ उठते बैठते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो आते हैं तो हम लोग कम से कम 10 बिल्डिंग के पीछे रहते हैं, और जब वो आते हैं 10 दिन पहले से हम लोग को परेशानी बढ़ जाती है। और अजय राय तो आते हैं, हम लोग के साथ बैठते हैं, चाय पान होता है, सब होता है, तो जो साथ में बैठेगा तो उसका ज़्यादा इज्जत होगी ना भैया। वो लोग तो आते हैं तो आगे पीछे इतने गार्ड रहते हैं, 2-4 थप्पड़ भी मार देते किसी को। अब हम लोग तो थप्पड़ खाने लायक हो गए। भैया आप किसको वोट करता है इस इलेक्शन में? अभी उसका कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, फिर भी देखते हैं क्या माहौल बनता है। वैसे इंडियन डेमोक्रेसी अभी बहुत बुरे हाल में है, ऐसा देखा जा रहा है। किस तरीके से एक पार्टी पूरी
डेमोक्रेसी को हाईजैक किए हुए और दूसरी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वोट देकर भी आदमी खुशहाली नहीं फील करता है। फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ वाराणसी में मंदिर मस्जिद का विवाद भी है, उसके बारे में आप क्या राय है? इलेक्शन को लेकर ऐसा कोई विवाद की बात नहीं है। अभी इलेक्शन पर मुद्दा बहुमत में सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने का है, मगर पब्लिक का अपना ओपिनियन मायने नहीं रखता है, क्योंकि और पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। किसी एक पार्टी को इतना ज़्यादा उठाया गया है और मीडिया के उसमें इतना बड़ा रोल है, इसलिए पब्लिक त्रस्त हो चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो गई है। यहाँ ये सारे लोग बोल रहे हैं मोदी आने के बाद काशी बदलाव हुई, डेवलपमेंट का काम हुई, उसके बारे में आपका डेवलपमेंट का काम तो हुआ है, मगर डेवलपमेंट से एक आम पब्लिक को उतना बेनिफिट नहीं है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, वो पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो बेनिफिट क्या हुआ पब्लिक को? वो हाईवे में ब्रिज बन गया, फ्लाईओवर बन गया, वो एयरपोर्ट से आने जाने में सुविधा हो गई। एयरपोर्ट कितना लोग जाता है, कितना परसेंट लोग जाता है? इधर जनरल रोड में, इधर डेली ये रोड में आप खड़ा हुआ है, ये ऑल फुल मंथ में 30 डेज में 25 डेज इधर ब्लॉकेज रहता है, ट्रैफिक जाम रहता है, आदमी बाई वॉक भी नहीं कर सकता है। उसमें प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है? भैया आपका नाम? मेरा मोहम्मद अनस। आप किसको वोट करता है इस चुनाव में? मैं मोदी जी को बहुत पसंद करता हूँ, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हमारा पूरा फोकस मोदी जी के पर है और आगे भी अगर प्रधानमंत्री वो हुए तो उन्हीं पर हमारा फोकस रहेगा। क्या बदलाव हुई पिछले 10 साल में? जो भी ऐसा हुआ है चेंजिंग आप देखते हुए आ रहे हैं, जो भाई साहब ने हमारे बताया सेम सिचुएशन है। रोड हम लोगों को चलने लायक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक और कंजेस्टेड हो गया है हमारा। जैसे ये हम मदनपुरा क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की जगह है ये। यहाँ पे बदलाव लाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा विश्वनाथ मंदिर बहुत ज़्यादा वॉकिंग पे है और गंगा घाट, तो इसके देखते हुए काफ़ी यात्री आते हैं और इनके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में सामना करना पड़ता है। इलेक्शन चल रही है, आप किसको वोट करते हैं? हम लोग भैया देखिए ऐसा है कि जो अच्छी सरकार चलाएगा उसको समर्थन किया जाएगा। हम लोग को व्यापार चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई कम हो। पिछले 10 साल में मोदी सरकार चल रही है, उस सरकार के बारे में आपका राय क्या है? तो अच्छा चल रहा है, विकास भी अच्छा हुआ है, लेकिन अब कुछ बदलाव चाहते हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ बदलाव हो। ओके, बीजेपी को वोट करता है। 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು ಈ ವಾರಣಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಲವು ಯಾರತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. 2014ರ ಚುನಾವಣೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚುನಾವಣೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ 3,71,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ 5,80,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 2,09,000 ಮತಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ರು. ಅಜಯ್ ರಾಯ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೇವಲ 70,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು 2019ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 2019ರಲ್ಲಿ 4,79,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6,74,000. ಅವರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಶಾಲಿನಿ ಯಾದವ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು 1,95,000 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. ಅಜಯ್ ರಾಯ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 1.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಜಯ್ ರಾಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಈ ಬಾರಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆದ ಮಾರನೇ ದಿನ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಾರಣಾಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು? ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ.
ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದೋಣಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ದೋಣಿಯ ಅಂಬಿಗ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ. अशोक कुमार जी, गंगा नदी का स्वच्छते के बारे में थोड़ा बोलिए। गंगा नदी पहले से अब बहुत ज़्यादा स्वच्छ और साफ है। मोदी सरकार आने से यहाँ पर जेडी लगा हुआ है, प्रशासन के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। अब कोई बदतमीजी भी नहीं करता, क्या समझे। और बहुत कुछ यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहले गंगा नदी कैसा था, अभी कैसी थी? पहले तो बहुत ज़्यादा गंदगी था, अब बहुत स्वच्छ और साफ है। हर जगह प्रशासन के लोग भी बैठे रहते हैं, मशीन जो है वो आता है, गंदगी साफ करता है। अब पहले से बहुत अच्छा है। अभी ह्यूमन बॉडीज नहीं लगाता है ना पानी में? बारिश नहीं, अभी बारिश नहीं। प्रतिदिन क्लीन करता है ना? प्रतिदिन मशीन बराबर आता है, मशीन बराबर चलता रहता है और गंदगी को साफ करता है। ये घाट कितने दूर है? पूरा घाट क्लीन करता है ना मशीन में? वो राजघाट से चलता है, नमो घाट से, और पूरा 80 तक जाता है, वो साफ करता है। ये बात होता था काशी हिंदू का पुराना नगरी है, बट क्लीन नहीं है, स्वच्छता नहीं है काशी में। अभी क्या चेंज हुई स्वच्छता के बारे में काशी नगर में? देखिए, स्वच्छता के विषय में सर यहाँ पर बहुत सा चेंजिंग हुआ सर। जहाँ पर जो गंदगी फेंका जाता रहा, कोई उठाने वाला नहीं था, कोई सुनता नहीं था। आज के डेट में अगर आप किसी के पास जाइए तो हर आदमी सुन रहा है, और ये मोदी सरकार की ही देन है। अब पहले के माफ़ी, कहीं गली में, कहीं सड़क पर, कहीं घाट किनारे जितनी गंदगी थी अब आप कहीं भी नहीं पाएंगे। अगर कहीं है भी तो जो सभासद हैं, नगर निगम के लोग हैं, तुरंत उसका आज्ञा का पालन लोग करते हैं, और हर जगह सफाई अभियान हमेशा चालू रहता है। नरेंद्र मोदी लोकसभा मेंबर होने के बाद पिछले 10 साल में क्या बदलाव हुई वो पूरा वाराणसी में? पूरे वाराणसी में सर उन्होंने बहुत सा चेंज किया। जो चीज़ छोटे मोटे थे उनको उन्होंने बड़े में तब्दील किया। जो अधिकारी नहीं सुनते थे अब वो काम सुनने लगे हैं। जो गंदगी था उसको सफा कराने का हमेशा ड्यूटी है उन लोग का। हर आदमी हर कार्य अपनी ईमानदारी से और सफाई से कर रहा है। इस इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी यहाँ से लड़ रहे हैं वाराणसी में, क्या होगा इस इलेक्शन? देखिए, कोई कुछ भी कहे, हम तो यही कहेंगे कि बाबा भोलेनाथ करें कि वो हर बार वाराणसी से ही लड़े और वाराणसी के से ही जीते, और वाराणसी के लोग उनकी इज्जत भी करते हैं। ಧನ್ಯವಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿದೆ, ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇಗುಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ 12 ಪವಿತ್ರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಶಿಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇಗುಲ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್. 2019ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇಗುಲ ಇದ್ದಂತಹ ರೀತಿಗೂ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಓಣಿಗಳು ಗಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗಂಗಾ ನದಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥನ ದೇಗುಲಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ವು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳು ಮನೆಗಳು ಇದ್ವು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಕಾಶಿ ಕಾರಿಡಾರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಗೋಪುರದ ಚಿನ್ನದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮಹಾರಾಜ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ದೇಗುಲದ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ 1 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿ. ಈ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದ ಇದೆ. 1937ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿವಾದ ಇದೆ. ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ವಾರಣಾಸಿಯ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕಾಶಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು
ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸಂತೋಷ್ ಜೊತೆ ಶಶಿಶೇಖರ್, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ವಾರಣಾಸಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.